आपको यह बताएंगे कि अयोध्या की फैजाबाद सीट के बाद बीजेपी उत्तराखंड के बद्रीनाथ में उपचुनाव क्यों हार गई। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है, जहां हिंदुओं की आबादी 98% है और मुसलमानों की आबादी सिर्फ 1.2%। लेकिन इसके बावजूद हिंदुत्व वाली पार्टी बीजेपी बद्रीनाथ के उपचुनाव में कांग्रेस से हार गई और इस हार के बाद ये नई बहस शुरू हो गई है कि क्या अब हिंदू ही बीजेपी को चुनाव में हराने लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल बद्रीनाथ में बीजेपी की हार को असली हिंदुत्व वर्सेस बीजेपी के हिंदुत्व से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि अयोध्या के बाद बद्रीनाथ ने भी यही संदेश दिया है कि देश को बीजेपी के हिंदुत्व की आवश्यकता नहीं है और देश के लोग अब जागरूक हो गए हैं। लेकिन आज हम आपको बद्रीनाथ में बीजेपी की हार का वो सच बताएंगे जो विपक्षी दलों के नैरेटिव से बिल्कुल अलग है। यह बात सच है कि बीजेपी बद्रीनाथ के उपचुनाव में हार गई, लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि इन उपचुनावों से पहले भी बद्रीनाथ की सीट बीजेपी के पास नहीं थी, बल्कि यह सीट कांग्रेस पार्टी के पास थी। वर्ष 2022 में जब उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब बीजेपी पूर्ण बहुमत से इन चुनावों में जीतने के बाद भी बद्रीनाथ की सीट पर कांग्रेस पार्टी से हार गई थी और यह सीट पहले से ही कांग्रेस के पास थी। और इसलिए यह कहना कि अयोध्या की फैजाबाद सीट के बाद अब बद्रीनाथ के हिंदुओं ने भी बीजेपी को हरा दिया, यह पूरी तरह से सही बात नहीं है। बद्रीनाथ की सीट पर आज तक कुल 6 चुनाव हुए हैं, जिनमें 4 चुनाव कांग्रेस ने जीते हैं और सिर्फ 2 बार बीजेपी बद्रीनाथ की सीट से जीती है। इससे यह पता चलता है कि इस सीट पर कांग्रेस की पकड़ पहले से ही मजबूत है और बीजेपी पहले से ही इस सीट पर काफी कमजोर रही है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस इस जीत को देश के सामने ऐसे पेश कर रही है जैसे हिंदू वोटर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हो चुका है और अब देश के कट्टर हिंदू भी बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते। इसीलिए बीजेपी पहले अयोध्या हारी और अब बद्रीनाथ की सीट भी हार गई, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि बद्रीनाथ में बीजेपी की हार का कारण हिंदुत्व की राजनीति नहीं है, बल्कि इस हार का कारण है दल बदलू नेताओं को बीजेपी द्वारा टिकट देना। यानी बीजेपी अपनी गलती से वहां पर हारी है। बीजेपी ने बद्रीनाथ के उपचुनाव में राजेंद्र सिंह भंडारी को अपना उम्मीदवार बनाया था और भंडारी साहब वही नेता हैं जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र सिंह भंडारी ने ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था और वो बद्रीनाथ सीट पर चुनाव जीत गए थे। यानी राजेंद्र सिंह भंडारी बद्रीनाथ की विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, कांग्रेस के विधायक थे। लेकिन इसके बाद राजेंद्र सिंह भंडारी ने बद्रीनाथ सीट से इस्तीफा दे दिया और वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। और इसके बाद जब बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव हुए तो बीजेपी ने अपने स्थानीय नेताओं को पीछे छोड़कर कांग्रेस से आए इंपोर्टेड नेता राजेंद्र सिंह भंडारी को अपना उम्मीदवार बना दिया और यह बात ना तो बीजेपी के वोटर्स को पसंद आई और ना ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को अच्छी लगी और उन्होंने बद्रीनाथ में बीजेपी को उपचुनाव में हरा दिया। वही राजेंद्र सिंह भंडारी जो पिछले चुनाव में जीत गए थे क्योंकि वो कांग्रेस से लड़े थे, वही भंडारी साहब अब बीजेपी की टिकट पर अपनी ही सीट से जब लड़े तो हार गए और इस बार बद्रीनाथ में कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से लगभग 9% ज्यादा वोट मिले हैं, 9.5%। इन नतीजों से स्पष्ट है कि बीजेपी बद्रीनाथ में हिंदुओं की वजह से नहीं हारी, इसलिए बद्रीनाथ के हिंदुओं को दोष देना सही नहीं है, बल्कि बीजेपी हारी है दल बदलू नेताओं को टिकट देने की वजह से। और इस बात को आप कुछ और सीटों के नतीजों से भी आज समझ सकते हैं। इस बार 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे, जिनमें से बीजेपी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा और इन 11 में से उसने 6 सीटों पर यानी 55% सीटों पर ऐसे नेताओं को अपना उम्मीदवार बनाया था जो चुनाव से पहले ही दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए थे। लेकिन इन 6 में से 4 दल बदलू उम्मीदवार चुनाव हार गए और इन दल बदलू नेताओं के कारण इन उपचुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। बद्रीनाथ के अलावा बीजेपी पंजाब की जालंधर पश्चिम सीट
और हिमाचल प्रदेश की नालागढ़ और देहरा विधानसभा सीट पर भी दल बदलू नेताओं को टिकट देने के कारण उपचुनाव में हार गई और 7 राज्यों की 13 सीटों में से एनडीए को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिली हैं। और बड़ी बात यहां पर यह है कि बीजेपी ने लोकसभा के चुनाव में भी यही गलती की थी और लोकसभा के नतीजों से भी बीजेपी ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी ने 110 सीटों पर दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए नेताओं को टिकट दिया था और तब भी इनमें से 69 दल बदलू नेता, 69 इंपोर्टेड नेताओं ने बीजेपी को चुनाव में हरवा दिया। 110 इंपोर्टेड नेताओं को टिकट दिया था बीजेपी ने, जिसमें से 69 हार गए। हालांकि यहां एक बड़ा पॉइंट यह भी है कि इस बार जिन 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, उनमें बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें ही थीं। यानी बीजेपी के पास पहले से ही खोने के लिए कुछ खास नहीं था और ये तीनों ही सीटें पश्चिम बंगाल में थीं। लेकिन इस बार वहां इसी दल बदलू वाले फॉर्मूलों को लगाकर ममता बनर्जी की टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की तीनों सीटों में चुनाव जीत लिया और इनमें भी 2 सीटों पर टीएमसी के वो नेता चुनाव जीते जो बीजेपी से टीएमसी में आए हैं। यानी टीएमसी जब इंपोर्टेड नेताओं को टिकट दे रही है, खास तौर पर जो उन्होंने बीजेपी से इंपोर्ट किए हैं, तो टीएमसी जीत रही है। लेकिन जब बीजेपी दूसरे नेताओं को, दूसरी पार्टी के लोगों को लाकर टिकट दे रही है बड़ी संख्या में, वो सारे नेता हार रहे हैं। टीएमसी ने बीजेपी की 3 सीटें और अपने हिस्से की 1 सीट इन उपचुनाव में बड़े अंतर से जीती और इन सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 10 से 26% कम हुआ है। और इसका कारण यही है कि पश्चिम बंगाल में इस बार टीएमसी के डर से बीजेपी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया ही नहीं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं पश्चिम बंगाल में लोकसभा के चुनाव के बाद वो डरे हुए हैं, छिपकर बैठे हुए हैं और बहुत सारे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में ऐसे हैं जो बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर निकले तो टीएमसी के कार्यकर्ता उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनकी हत्या कर सकते हैं या फिर उन्हें, उनके परिवार को खतरे में डाल सकते हैं। और आपको याद होगा पिछले दिनों हमने आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी जिसमें यह बताया था हमने कि बीजेपी के जिन कार्यकर्ताओं ने लोकसभा के चुनाव में पार्टी के लिए काम किया, वो सारे कार्यकर्ता अब बीजेपी के दफ्तरों में छिपकर टीएमसी के लोगों से अपनी जान बचा रहे हैं। और इसी डर का कारण है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उपचुनाव में कोई खास काम नहीं किया, मेहनत नहीं की और बीजेपी का वोट शेयर इन चुनावों में ऐतिहासिक रूप से कम हुआ और वो 4 सीटों पर चुनाव हार गई। इसके अलावा तमिलनाडु में भी एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था जहां बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा ही नहीं था। और बिहार में भी बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू एक सीट पर उपचुनाव हार गई और इन उपचुनावों में सबसे ज्यादा कांग्रेस और टीएमसी ने 4-4 सीटें जीती हैं। बीजेपी ने 2 सीटें जीती हैं और डीएमके और आम आदमी पार्टी ने 1-1 सीट जीती है। ये 13 सीटों के उपचुनावों के सारे नतीजे आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। अब इन उपचुनावों का, कहने को तो ये विधानसभा की सीटें हैं और उपचुनाव हैं, लेकिन इन 13 सीटों पर ही जो नतीजे आए हैं, अब लोग उसे राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत के लोगों का जो मूड है वो इस नतीजे से दिखाई देता है। ये एक ट्रेंड है जो लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ और अब आगे बढ़ रहा है। आने वाले जितने भी चुनाव होंगे लगभग भारतीय जनता पार्टी हारती चली जाएगी। ये हार का एक ट्रेंड शुरू हुआ है। 14 में हमारे लिए शुरू हुआ था, हमने देखा उसके बाद हम कई चुनाव हारे। अब वही हाल, उससे भी बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। उन सारे धार्मिक स्थलों से जहां लोकसभा से लेकर अब तक चुनाव हुए, बीजेपी को हरा दिया। अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक जहां जहां राम गए, कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट जगह नहीं है जहां भगवान राम ठहरे हों, गए हों और बीजेपी जीती, कोई जगह नहीं। अब कल जो है बद्रीनाथ में जीती। पिछले चुनाव के मुकाबले जो 2 साल पहले हुआ था, 2 साल पहले 13,000 अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी वहां पर लाई है। और बद्रीनाथ तो पहले से ही कांग्रेस की सीट थी, वहां से कांग्रेस जीती है। तो भारतीय जनता पार्टी को वोटों की गणित में फायदा हुआ है और जो विधानसभा के अंदर जो संख्या बल है
वो बराबर है, एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है, किसी तरह का लॉस नहीं है। तो बीजेपी को लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे आए उसमें भी एक ही बात सामने आई, और अब जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी वही बात सामने आ रही है। वो ये कि बीजेपी जब दूसरी पार्टियों से आए हुए नेताओं को टिकट देती है तो वो नेता अक्सर चुनाव हार रहे हैं, बड़ी संख्या में चुनाव हार रहे हैं। और बीजेपी को यह सबक लेना होगा कि वो अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाए, अपनी पार्टी के क्षेत्रीय नेताओं को आगे बढ़ाए, बजाय इसके कि दूसरी पार्टियों को नेताओं को अपनी पार्टी में लाकर उन पर भरोसा करे और अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं की अनदेखी करती रहे। उसका कारण यह है कि वो बात ना तो लोगों को पसंद आ रही है, यानी बीजेपी के जो वोटर्स हैं उन्हें भी ये बात पसंद नहीं आ रही कि पिछली बार जिस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दिया था, इस बार अब चुनाव में वो उसी उम्मीदवार को बीजेपी की तरफ से वोट देंगे। और ये बात लोकल जो कार्यकर्ता होते हैं वो भी इस बात को पसंद नहीं करते। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसा कहते हैं कि पिछले 20 साल से हम जिस नेता के खिलाफ पोस्टर लगाते आए हैं, पिछले 20 साल से हम जिस नेता और जिस पार्टी के खिलाफ लगातार चुनाव प्रचार करते आए हैं, लगातार नारेबाजी करते आ रहे हैं, जिस नेता के खिलाफ नारे लगाते थे 2 महीना पहले तक, आज उसी नेता के लिए पोस्टर लगा रहे हैं, आज उसी नेता की जिंदाबाद उसी नेता का कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे संभव है? और बड़ी बात यह है कि बीजेपी शुरू से ही अपने आप को पार्टी विद अ डिफरेंस कहती थी। उसने हमेशा लोगों को यह कहा है कि हम अलग हैं, हम बाकियों के जैसे नहीं हैं। ये पहले काम कांग्रेस किया करती थी, दूसरी पार्टियों के जो इंपोर्टेड टैलेंट हैं, बड़े नेता हैं, उन्हें अपनी पार्टी में ले लें, या दूसरी पार्टियां किया करती थी। बीजेपी में यह नहीं होता था। उसका कारण बीजेपी का नुकसान हो रहा है।